हाँ जी। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, सेशन लाइव हो चुका है। कमेंट करके बताइए एक बार सब कुछ ओके आपकी साइड से। चलो जी। वैसे तो ये वाली सब बातें मैंने कल शाम को, शाम भी नहीं कहना चाहिए, रात को एक छोटी सी क्लास लगा के उसके अंदर बता दी थी, लेकिन एक बार आज की क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे जनरली इसी चीज़ के बारे में कमेंट करेंगे। आज आप देखना जब क्लास चालू होगी तो उस टाइम पे सब बच्चे यही चीज़ें पूछ रहे होंगे, तो पहले जल्दी सी 5 मिनट में ये बता देता हूँ और फिर अपनी क्लास शुरू करेंगे। ये जो क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस इस बैच की जितनी होंगी वो सारी की सारी लाइव होंगी। ठीक है, आप लाइव देखना चाहते हो लाइव देख लीजिए, आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो लाइव क्लास के ख़त्म होने के 1.5 घंटे के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है। अब थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मान लीजिए जैसे आज अपनी क्लास 9 बजे शुरू हुई, ये क्लास मान लीजिए 10:15 बजे ख़त्म होती है, तो अगर आप 10:20 पे क्लास ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लास अभी जस्ट खत्म हुई है। उसके बाद 1.5 घंटा लगता है रिकॉर्डिंग आने में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि लाइव क्लास खत्म होने के 1.5 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग आती है। दूसरा, सर आपने तो बोला था कि पैनल पे मॉक टेस्ट डल जाया करेगा पिछले दिन ही। बिल्कुल डलेगा जी, मॉक टेस्ट शुरू तो होने दो। अभी पहले अपन कुछ दिन मिसलिनियस एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब अभी मैंने सोचा भी नहीं है मतलब कितनी क्लास लगेंगी, हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी क्लास लगेंगी, जब ये खत्म हो जाएंगी उसके बाद अपने मॉक टेस्ट शुरू होंगे, जिसके अंदर आपकी ग्रामर, वोकैब, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल सब कुछ की बढ़िया से अप्रोच और डिटेल्ड अपन प्रैक्टिस करेंगे। जब वो मॉक टेस्ट शुरू होंगे उस समय पर आपका ये पैनल वाला काम हो जाएगा। वाला जिस दिन मॉक टेस्ट होना होगा उससे पिछले दिन टेस्ट डल जाया करेगा, अगले दिन उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, जब मॉक टेस्ट शुरू होंगे तब से ये काम शुरू होगा। अच्छा जी, ये जो बैच है क्या सर इसको लैपटॉप में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं भाई। एक एंड्रॉयड डिवाइस और एक बेसिकली वेबसाइट लॉगिन, यानी एक लैपटॉप। एंड्रॉयड डिवाइस कुछ भी हो सकता है, आपका टैब भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, लेकिन एक एंड्रॉयड डिवाइस और एक वेबसाइट लॉगिन ये अलाउड है। ठीक है जी, बस ध्यान रखिएगा बार बार। ये कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक बच्चा बैच लेता है और फिर गांव में बांट देता है ना। वो क्या करेंगे, अपने दोस्त को भी आईडी पासवर्ड दे दिया, उसने अगले दोस्त को आईडी पासवर्ड दे दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐप के अंदर ही एक फीचर है कि अगर एक महीने में 5 बार से ज़्यादा आईडी ऐसे अदल बदल होती है, कभी किसी फ़ोन में जा रही है कभी किसी फ़ोन में जा रही है, तो आपका कोर्स ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आप मुझे मैसेज करोगे वो सब इमोशनल, सर बहुत मेहनत से पैसा कमा के लिया था सर, ये है वो है, वो ड्रामा फिर बाद में चलेगा नहीं। तो ध्यान रखना, एक मोबाइल या टैब और प्लस में एक लैपटॉप पर यह बैच चल सकता है। 2 डिवाइस में आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा अदल बदल मत करिएगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा? देखो यार, अगर मैं भी चाहूँ तो सिर्फ अपनी हवाबाजी के लिए, ज़बरदस्ती आप लोगों का दिमाग घुमाने के लिए इसके अंदर मैं एसबीआई पीओ के क्वेश्चन डाल दूँ, जानबूझ के पिछले सीडीएस के, पिछले सालों में सीडीएस के कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जो लंबे टेढ़े आए वो वाले क्वेश्चन डाल दूँ, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। आपका एग्जाम में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ पे परेशान हो जाओगे, अरे, या खुश हो जाओगे, अरे वाह वाह सर ने तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन करा दिए, लेकिन एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो ये बिना मतलब का दिखावा ड्रामा अपन नहीं करेंगे। लेवल जो रहेगा आप ये मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन होंगे आपके जो एग्जाम का लेवल पिछले सालों में आ रहा है वो वाले, 20% उससे थोड़े ऊपर। 80-20 का रेशो में लेके चलूंगा कि मान लीजिए पेपर थोड़ा सा टफ आता है तो उसके लिए भी अपन तैयार होके चलें, लेकिन 80% अपन वही लेवल रखेंगे जो एग्जाम में आता है। ज़बरदस्ती का आपको यहाँ पर कैट की कोचिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, इनके कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, ये प्रैक्टिस की क्लासेस है भाई, इनके कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं। जब ये मिसलिनियस, अभी जैसे पहले कुछ क्लासेस मिसलिनियस एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की चलेंगी, जब ये क्लासेस सारी खत्म हो जाएंगी, क्लास डेली जब क्लास खत्म होगी उसके बाद ये जो क्लास जिस पे मैं पढ़ाऊंगा जैसे ये है, ठीक है, ये वाली पीडीएफ तो अभी आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो होती है ना, बच्चे कुछ कहते हैं सर प्रिंटेबल पीडीएफ दे दो, कंसाइज पीडीएफ दे दो, सारी कंपाइल करा के दे दो, तो वैसी पीडीएफ भी मिलेगी, डोंट वरी। लेकिन वो कब मिलेगी? जब ये सारी मिसलिनियस की क्लास खत्म हो जाएंगी उसके 10 दिन के बाद। ठीक है, सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, सारे क्वेश्चंस मैं
टाइपिस्ट को, स्टाफ वाले को भेज दूंगा, वो इनको वर्ड फाइल में कंसाइज करके पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप उसका प्रिंट अगर कोई निकलवाना चाहे तो निकलवा ले। ऑप्शनल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं प्रिंट निकलवाना, वैसे मेरी तरफ से तो देखो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आपको आपके बैच में ऐसे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा एक लाइव, साइड पे दिख रहा होगा कंटेंट, और इधर दिख रहा होगा डाउट्स। लाइव में जो आगे आपके लाइव सेशन आने होते हैं वो दिखते हैं, वो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी मैं शेड्यूल करता जाऊंगा, आपको आगे आगे दिखते रहेंगे। अभी 4-5 दिख रहे होंगे, डेली डेली अपन मतलब जैसे जैसे क्लास होती जाएंगी उनको आगे वो आपको दिखते रहेंगे एग्जाम तक आपके। अच्छा जी, कंटेंट के अंदर जो क्लासेस हो चुकी होंगी वो दिखती हैं, और अपना डाउट्स के अंदर आप अपने बैच के जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। ठीक, बस थोड़ी सी मान मर्यादा बनाए रखना, बहसबाजी, गाली गलोच ये सब मतलब वहाँ मत करने लग जाना, मेरे को पता चलेगा फिर मैं ब्लॉक करूँगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। डिसेंट मैनर के अंदर आप अपने वहाँ पे डाउट्स डिस्कस करें। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है वो भैया डाउट्स के रिप्लाई कर दिया करो, 10-15 मिनट निकाल के, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनकी हेल्प हो जाएगी। नोटिफिकेशन जी आपको ऑन रखनी है। मान लीजिए कि किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे आपको बताना है कि भैया आज क्लास नहीं हो पाएगी, इसकी वजह मैं क्लास अगले दिन लूँगा। ठीक, तो वो कैसे पहुँचाऊँगा आप तक? ये जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू ही तो पहुँचेगी। तो नोटिफिकेशन अपनी ऐप की ऑन रखना ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। कभी कोई बाई चांस कोई टेक्निकल इशू आता है, कभी आपकी कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती, कोई भी टेक इशू आता है, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, परेशान नहीं होना है। कोई टेक्निकल इशू आया, पहली बात तो आधा घंटा वेट कर लो, अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कई बार कुछ सर्वर इशू होते हैं, अपने आप ही 20-25 मिनट में रिजॉल्व, फिर भी नहीं होता तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, कोहराम नहीं मचा देना है। यूट्यूब पे कमेंट करने लग गए, कुछ कर रहे हैं, कभी 4 जगह ढिंडोरा पीट रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, एप्लीकेशन वालों की टेक टीम जो है उसको हम भेज के रिजॉल्व करा देंगे। और लाइव क्लास के दौरान जब अपनी लाइव क्लास चल रही हो उस समय पर स्पैमिंग ना करें। आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कुछ लिखना है, बिल्कुल लिखिए, शौक से लिखिए, आंसर लिखिए, जो लिखना है वो लिखिए। लेकिन इसके अलावा इधर उधर की बातें, वो सब, सर गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, सर इसके लिए क्या करूं, सर क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आता है क्या करूं, उसको लेके वो जो बिल्कुल होता है रेल बांध देते हो, वो काम मत करना। जब ये क्लास खत्म होगी, आखिरी के 5 मिनट में आप लोगों को दिया करूंगा, उस 5 मिनट में आपका कोई रिलेवेंट सवाल हो जो आपके हिसाब से रिलेवेंट हो कि हाँ मुझे सर से पूछना है, वो अपन उस टाइम पे डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, बस स्पैम मत करने लग जाना बिना मतलब। ठीक, क्लास के दौरान सिर्फ क्लास के रिलेवेंट ही कमेंट हो, आखिरी के 5 मिनट आपको मिलेंगे उसमें कर लेना। ठीक है जी, अब आप एक काम करिए, अपने रजिस्टर पर कॉपी पेन कुछ लेके बैठे होगे ना, नहीं बैठे हो तो 1 मिनट दे देता हूं, उठ के कॉपी पेन उठा लो और 1 to 40 नंबर डाल लो। ठीक है जी, 1 से 40 तक नंबर डाल लो अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी करो, 1 मिनट का समय है आपके पास, 1 मिनट का समय है, 1 से 40 तक अपनी कॉपी में नंबर डाल लो। ठीक है, देखते कितने क्वेश्चन आपके सही हुए गलत हुए, लास्ट में स्कोर तो देखेंगे ना, तभी तो मजा आएगा। 1 से 40 तक अपनी कॉपी में नंबर डाल लो फटाक से, जल्दी जाओ रजिस्टर उठाओ। एक मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से जिसने कॉपी पेन नहीं उठाया कॉपी पेन उठाओ और उसके अंदर 1 से 40 तक नंबर डालो जल्दी से। 1 मिनट का समय आपके पास, फिर क्लास शुरू कर रहे हैं अपन। और ये बातें रोज रोज नहीं बताऊंगा, आज पहली क्लास थी बता दी, उसके बाद सीधा आऊंगा, मार्कर उठाऊंगा, क्लास शुरू हो जाया करेगी। ठीक है, करो जल्दी से। हाँ जी,
करें शुरू। आज अपने इस बैच की पहली क्लास है, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि बैच की आखिरी क्लास तक मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपने इस बैच की फ़ीस दी है 799 या 599, अगर फाउंडेशन बैच वाले हो तो उसका एक एक रुपये आपका वसूल करा दूँ। और फीस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए पर्सनली क्या है कि आपने ये बैच एग्ज़ाम के लिए लिया है, जिसमें अभी 3-3.5 महीने ही बचे हैं। अगर आप एग्ज़ाम से पहले का ये जो क्रूशियल टाइम है 3-3.5 महीने, इसमें आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, यानी मेरे ऊपर इनडायरेक्टली एक जिम्मेवारी दे रहे हो कि सर हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ाना, तो मैं भी उसको निभाने की कोशिश करूंगा, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा कि बैच के एंड पे ना तो ये फील हो कि मेरा एक भी रुपया वेस्ट हुआ और ना ही ये फील हो मेरा एक भी मिनट वेस्ट हुआ। ठीक, मेरी तरफ से इस बैच को लेके यही कोशिश रहेगी। आ जाओ जी, लेके राम का नाम करते हैं अपने इस बैच को शुरू। आ जाइए। ये कुछ एरर्स हैं, सोचिए जरा आंसर्स क्या होंगे इनके। कमेंट कर सकते हो, आंसर कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ भी आंसर है, कुछ भी बात है, आप कमेंट कर सकते हो। अब इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई कमेंट नहीं, लास्ट में मिलेगा टाइम आपको, क्लास के एंड में आपको 10 मिनट मिलेंगे, तब कर लेना आप कुछ भी इधर उधर का कमेंट करना है। अब क्लास शुरू हो चुकी है, अब इन क्लास के क्वेश्चंस के अलावा अब कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कर सकते हो, वो आंसर क्यों हुआ ये कमेंट कर सकते हो। अब सारी बातें सिर्फ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तीनों के सोच लो, तीनों के। चलो जी, बहुत बढ़िया, आ जाइए करते हैं इनको डिस्कस। द यंग लॉयर सेड दैट शी कैन हैंडल ऑल दोज क्लाइंट्स अलोन। जो यंग लॉयर थी, उसने कहा था कि वो सारे के सारे क्लाइंट्स को अकेली हैंडल कर सकती थी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है जी 10th चैप्टर पर। 10th चैप्टर में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक रूल पढ़ा होगा कि यदि मेन क्लॉज पास्ट में है तो सब क्लॉज भी पास्ट में लिखना पड़ता है। आप इसको 10th चैप्टर का कॉन्सेप्ट कह लें या फिर नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट कह लें। ठीक है, क्योंकि जब इस लॉयर ने बात बोली होगी, जब ये बात बोली होगी तो इसने क्या बोला होगा, आई कैन हैंडल ऑल दीज क्लाइंट्स अलोन। जब ये लॉयर ने किसी को ये बात बोली होगी तो इसने क्या बोला होगा, आई कैन हैंडल ऑल दीज क्लाइंट्स अलोन। फिर उस इंसान ने जाके जब किसी और को बताया होगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी, है ना। द यंग लॉयर सेड, वो जो यंग लॉयर थी वो कह रही थी, फिर क्या करेंगे अपन, फिर पास्ट में लेके जाएंगे, वो कह रही थी कि वो ऐसा कर सकती थी, हाँ कि ना। तो 10th चैप्टर के कॉन्सेप्ट से समझ लो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट से समझ लो कि यदि मेन क्लॉज आपका पास्ट में है तो उसकी वजह से आपको सब क्लॉज भी पास्ट में लिखना पड़ेगा। अब आपको पता कि मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना। अगर मॉडल लग गया तो उसके बाद ना तो यहाँ पे हैंडल्ड लिख सकते हो, ना यहाँ पे हैंडलिंग लिख सकते हो, ना V2 आता है, ना V3 आता है, ना ING आता है, केवल और केवल वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो इसको तो पास्ट कर नहीं सकते, यहाँ तो हैंडल्ड कर नहीं सकते, फिर इसको पास्ट कैसे बनाएं। इसको पास्ट बनाने का आपके पास एक ही तरीका है कि कैन मॉडल की पास्ट फॉर्म लिख दें आप कुड। तो यानी यहाँ पे आपको कैन काट के क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी। यंग लॉयर ने कहा था कि वो उन सब क्लाइंट्स को अकेले ही हैंडल कर सकती थी। मेन क्लोज पास्ट है तो सब क्लोज पास्ट में करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने कैन काट के कुड कर दिया। नेक्स्ट पेज। आई हैव डिसाइडेड दैट इफ रोशनी विल ऑल्सो बी कमिंग आई विल नॉट गो टू द पार्टी। मैंने डिसाइड कर लिया भाई, मैंने डिसाइड कर लिया अगर रोशनी भी आ रही होगी ना, अगर रोशनी भी आएगी पार्टी में तो मैं नहीं जाऊँगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर रोशनी भी आएगी पार्टी में तो मैं नहीं जाऊँगा।
अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी टेंस चैप्टर पर ही बेस्ड है। आपने टेंस चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं लगाए जाते। आप ऐसा मत लिखा करें कि इफ़ यू विल कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। दो फ्यूचर एक साथ नहीं लगाते। अब उसका लॉजिक क्या होता है? बात ऐसी है भाई कि ये जो फ्यूचर वाला होता है ना, कह लो कि जो विल शैल वाले जो टेंस होते हैं, ग्रामेरियंस ऐसा मानते हैं कि ये रियल टेंसेज नहीं है। क्योंकि टेंस समझना, प्रेजेंट के जो टेंस हैं वो सब रियलिटी को दिखाते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। पास्ट वाले भी रियलिटी को दिखाते हैं, मैं वहाँ गया था, मैं ये काम कर रहा था, ये होने से पहले ये हो चुका था। लेकिन ये फ्यूचर वाले हैं, आई विल वॉच अ मूवी, आई विल बी मीटिंग हर, ये सारे क्या दिखा रहे हैं? ये काम हुआ तो नहीं है, एक टाइप की प्रोबेबिलिटी तो आगे चल के जो होगी, काफ़ी हद तक चांस है कि होगी, लेकिन एक टाइप की प्रोबेबिलिटी ही तो है, रियलिटी तो अभी नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको दो क्लॉज लिखने हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो भाई उस केस के अंदर जो कंडीशन वाला पार्ट है उसको आप हमेशा रियल टेंस में लिखें, दोनों को प्रोबेबिलिटी ना बना दें। समझना मेरी बात। अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर तुम लेट आए तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तो इसके अंदर तुम्हारे घर वालों को बताने का काम तभी होगा जब तुम लेट आओगे। तो इस बात को फ्यूचर टेंस में ना लिख के इस बात को प्रेजेंट टेंस में या कह लो रियल टेंस में लिखें। इफ़ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ऐसा करें। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे अपने को आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर रोशनी आएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। अब ये वाली बात है, मेरा ना जाना, इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर रोशनी आएगी। तो कंडीशन वाला पार्ट कभी फ्यूचर टेंस के अंदर ना लिखें, है ना। कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना चाहिए? अब आप में से मैक्सिमम बच्चे, आप में से 99% बच्चे इसका आंसर देंगे इफ रोशनी कम्स। गलत नहीं है वो गलत नहीं है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि इफ रोशनी कम्स, अगर रोशनी आती है तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, कम्स गलत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कम्स गलत है, लेकिन अगर यहाँ पे इफ रोशनी इज कमिंग लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझना मेरी बात। अगर दोनों के अलग अलग मीनिंग है, कम्स लगाओगे तो क्या मीनिंग आएगा? आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया कि इफ रोशनी कम्स, अगर रोशनी आती है मैं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं लगा दूं इज कमिंग, अगर रोशनी आ रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ रोशनी इज ऑल्सो कमिंग, इफ रोशनी इज ऑल्सो कमिंग, अगर रोशनी भी आ रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। आ रही कुछ बात समझ में? तो दोनों लिख सकते हो आप यहाँ पे। ये जो पोर्शन है इसकी जगह पर आप इसको हटाकर आप यहाँ पे इफ रोशनी कम्स भी लिख सकते हो, ग्रामेटिकली वो भी ठीक है। और इफ रोशनी इज ऑल्सो कमिंग, अब इसमें ऑल्सो वाला देखो कम्स के साथ वैसे बैठ भी नहीं रहा, अगर आप देख पा रहे हो। अगर रोशनी आती है, अगर रोशनी आती है, इफ रोशनी ऑल्सो कम्स कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बढ़िया अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया है। ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे बेटर मीनिंग किससे निकल रहा है तो इससे निकल रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिस्टर गुप्ता, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, मिस्टर गुप्ता कॉमा द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ ऑल आर एम्प्लॉयज। थोड़ा ट्रिकी है ये स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले इसके लिए स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो वो वाले स्ट्रक्चर आपने कभी पढ़े होंगे, सुने होंगे, जिनको बोलते हैं केस इन अपोजिशन, जैसे नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मान लो मैं सेंटेंस लिखूं, नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल लॉन्च अ स्कीम टुमारो, ऐसे करके। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नरेंद्र मोदी के बाद कॉमा लगा के जो आपने लिखा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या है? नरेंद्र मोदी के लिए तो लिखा हुआ है, हाँ के ना। तो होता क्या है, कई बार हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं और कॉमा लगा के उसी के बारे में एक बात लिखते हैं, इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। अब यहाँ पे एक चीज तो ये कि ये जो बात है ना, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ ऑल आर एम्प्लॉयज, ये मिस्टर गुप्ता के लिए लिखी गई बात है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये ऑफ यहाँ पर काम कर रहा है सिलेक्शन का। ये ऑफ आपको काफ़ी बच्चों को अजीब लग रहा होगा, अरे ऑफ ये क्या चक्कर है?
ये ऑफ यहाँ पर काम कर रहा है सिलेक्शन का। जैसे अपन लिखते हैं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे स्टूडेंट्स में से एक, हाँ के ना। ऐसे ही यहाँ पर इसका पता क्या मतलब, यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड अंडरस्टूड है, क्योंकि एम्प्लॉय बाद में आ रहा है तो यहाँ 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहना ही चाहता है मिस्टर गुप्ता द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, मिस्टर गुप्ता द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, किन में से, मिस्टर गुप्ता जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय किन में से, हमारे सब एम्प्लॉयज में से। मान लो मैं कंपनी का बॉस हूँ, ठीक है, हमारे पास एक क्लाइंट आया, मान लो मेरी लॉयर्स की कंपनी है, एक लॉ फर्म है मेरी, मेरे पास दुनिया जान के लॉयर्स हैं। एक मेरे पास क्लाइंट आया, उसने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा केस है, कोई अच्छा लॉयर देना। तो मैंने उसको क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूँ जी, मिस्टर गुप्ता जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं हमारे सब एम्प्लॉयज़ में से, हमारे सब एम्प्लॉयज़ में से जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं हैंडल करेंगे जी आपका केस। आई बात समझ, ये सेंटेंस का मतलब है। अब शायद आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा कि मिस्टर गुप्ता के लिए बात लिखी गई है सारी, और ये ऑफ यहाँ पर सिलेक्शन का काम करे कि हमारे सब एम्प्लॉयज़ में से मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि ये वाली पूरी की पूरी बखान तो मिस्टर गुप्ता के लिए लिखा गया है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये मिस्टर गुप्ता कर रहा है। और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, ऑब्वियसली सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट है जी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का। इज गोइंग टू हैंडल, यहाँ पे गो का मतलब जाना नहीं है कि वो जा रहे हैं आपका केस हैंडल करने, आई एम गोइंग टू डू दैट यानी मैं ये काम करूंगा, ऐसे ही इज गोइंग टू हैंडल यानी ये आपका केस हैंडल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया। चलो जी, इनको करिए जल्दी से। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, धीरे 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 आगे आगे अपनी स्पीड बढ़ती चलेगी। क्या कमेंट कर रहे हो, गो के बाद टू आना चाहिए। आई विल नॉट, यस बच्चे टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर दूंगा भाई मैं क्लास के बाद। ये टाइपिंग एरर है बच्चे, टू आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये टाइपिंग एरर, आई विल नॉट गो टू द पार्ट, ये टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर दूंगा मैं। चलो जी करो इसको जरा। बताओ भाई आंसर बताओ इसके जल्दी से। तीनों के सोच रहे हैं, जल्दी से तीनों के सोचो। चलो जी आ जाओ। If things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal. अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं होती पेंडेमिक के बाद, कोविड की बात हो रही, अगर चीज़ें पेंडेमिक के बाद नॉर्मल नहीं होती तो मानव जाति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस नए नॉर्मल को। जैसे कोविड आया तो भैया काम काम से ही बाहर जाओ, है ना, सारी चीज़ों को धो धा के यूज़ करो, हमेशा मास्क लगा के रखो, ये चीज़ें थी आपके लिए उस समय पर, ये नॉर्मल हो गई थी, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर चीज़ें कोविड के बाद भी यानी पेंडेमिक के बाद भी नॉर्मल नहीं होती तो मानव जाति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये नया नॉर्मल,
यानी अब जो नया जीने का तरीका हो गया, इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार 10 चैप्टर का सवाल है, 10th चैप्टर का सवाल है, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे वर नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट लिखना पड़ेगा। हालांकि ये प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इफ थिंग्स विल नॉट बी नॉर्मल वाला सेंस है यहाँ पे। अब इसके लिए आपको देखो 2-3 बातें। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे पास्ट नहीं लिख सकता। अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं होनी थी, ऐसा मीनिंग तो देना नहीं है। अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी, ये मीनिंग देना है। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि पास्ट तो आएगा नहीं। दूसरी बात, अब जैसे ही मैं यहाँ पर वर काट के आर करूँगा तो आप में से हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि सर सेंस तो फ्यूचर वाली है, आप आर गोइंग क्यों लिख रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों लिख रहे हो। तो उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रक्चर होता है, खास करके का गो वर्ब के साथ मेनली, ये फ्यूचर को भी दिखा सकता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस दिस ईयर, आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस दिस ईयर। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर खरीदने जा रहा हूँ इस साल, यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं इस साल एक घर खरीदूंगा। तो बी की फॉर्म के साथ गोइंग प्लस में आगे इन्फिनिटिव लगा के भी फ्यूचर दिखाया जाता है। क्लियर होगी इतनी बात। तो यहाँ पे अगर चीजें नॉर्मल नहीं होंगी पेंडेमिक के बाद, तो मानव जाति को ये काम करना पड़ेगा। अब फिर वही बात, सर आपने तो कहा था 2 फ्यूचर नहीं आते, लिखा नहीं है ना फ्यूचर, टेंस तो फ्यूचर लगाया नहीं मैंने, विल नहीं आ पाएगा यहाँ पे, है ना। अगर ऐसे लिखें इफ थिंग्स विल नॉट बी, तो वो गलत हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा है कि 2 फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये इज ऑल्सो कमिंग, तो ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे ये आर गोइंग टू हैंडल, ये उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, इज गोइंग टू हैंडल, वो हैंडल करेंगे। सेम वही मीनिंग अपने फ्यूचर वाला दे दिया, लेकिन स्ट्रक्चर अपने फ्यूचर वाला नहीं लगाया। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाइए। द डैमेजेस विल हैव टू बी ईदर पेड बाय यू और योर पार्टनर। ये जो भी नुकसान है, मान लो आपने किसी की गाड़ी भेड़ दी, किसी का कुछ नुकसान कर दिया, तो उन नुकसान के लिए वर्ड यूज होता है डैमेजेस। आपने जो किसी का नुकसान किया, जो आपने किसी को राशि देनी है, उनको बोला जाता है डैमेजेस। ये जो डैमेजेस हैं, ये पे किए जाएंगे या तो तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे पार्टनर के द्वारा। या तो तुम्हें पे करने पड़ेंगे या तुम्हारे पार्टनर को पे करने पड़ेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट है जी कंजंक्शन चैप्टर का। आपने कंजंक्शन चैप्टर के अंदर को रिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ी होंगी, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये सब पढ़िए। इनमें ईदर और, नीदर नॉर, ये 4 जो कंजंक्शंस हैं बेसिकली, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, इनमें खास बात होती है कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करती हैं, है ना, सेम रैंक को वर्ड्स को ज्वाइन करती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये डैमेजेस विल हैव टू बी ईदर पेड, या तो पे किए जाएंगे या तो पे किए जाएंगे। आगे दूसरी वर्ब कहाँ है, और के बाद तो आप लिख रहे हो ये नाउन वाला स्ट्रक्चर, और योर पार्टनर, है ना, या फिर तुम्हारे पार्टनर के द्वारा। और ईदर से बाद आप लिख रहे हो वर्ब, ये तो गड़बड़ हो गई। हमें किस चीज को कनेक्ट करना था, 2 चीजें क्या है मेरे पास, क्या मेरे पास 2 वर्ब है, नहीं ना, मेरे पास 2 ये चीजें, या तो तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे पार्टनर के द्वारा, ये है मेरे पास 2, हाँ के ना। तो यहाँ पे ये जो ईदर है, इसकी पोजीशन है जी गलत। ये ईदर जो है यहाँ पे आना चाहिए पेड और बाय के बीच में। अब काफी बच्चे जो होते हैं ना, जो बिल्कुल रट के चीजों को करते हैं, वो अभी भी कहेंगे कि सर ईदर के बाद तो देखो बाय प्रीपोजिशन है, और के बाद सर देखो योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नहीं भैया, थोड़ा सोच एक बार, है ना। एक्चुअली क्या है, बाय यहां पर अंडरस्टूड हुआ है, 2 बार बाय लिखने की जरूरत नहीं। द डैमेजेस विल हैव टू बी पेड ईदर बाय यू और बाय योर पार्टनर। यहां पे बाय एक्चुअली अंडरस्टूड हुआ है, ठीक। वो मुझे लगता है इतना तो आपको पता होगा कि 2 चीजों से पहले अगर सेम प्रीपोजिशन आनी है तो आप एक ही बार लिख के उसको छोड़ देते हो। तो ये कंफ्यूज मत होना, सर आपने तो बोला था ईदर और में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। अब यहाँ पे ईदर के बाद प्रीपोजिशन आ रही है और के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो भैया ऐसा नहीं, वहां पे भी बाय अंडरस्टूड है। क्लियर हो गया, कंजंक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स वी हैव टू मेक। ये जो है ना, मान लो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या कोई भी चीज, ठीक। अब सामने वाला कह रहा है कि यार आपको ऐसे नहीं ऐसे करना,
इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक, मान लीजिए कि लड़के वाले या लड़की वाले शादी हो रही है मतलब, और दोनों में से एक पार्टी बड़ी अमीर है और दूसरी पार्टी जो है वो चाहती है कि जी हमारे कोई रिवाज ऐसे हैं कि हम मतलब ज़्यादा शोशा वोशा नहीं कर सकते, सिंपल एक यज्ञ के सामने मतलब यज्ञ किया जाएगा, वहीं पे सादे कपड़ों में लड़का लड़की बैठेंगे और वहीं पे शादी होगी। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें उनको मंजूर है, सब कोई लड़का लड़की दोनों आपस में पसंद है, सब कुछ पसंद है। जब जैसी ये शर्त रखी गई तो जो अमीर वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये मोस्ट डिफिकल्ट होगी, दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट। अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे अगर अपन ने पिछला ये सेंटेंस देखा तो यहाँ पे जैसे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय अंडरस्टूड था ना, क्योंकि ऑफ के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही यहाँ पर दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट्स। अब ये फिर आपको अजीब लग रहा होगा, ये ऑफ दिखा रहा है जी सिलेक्शन को। सब एडजस्टमेंट्स में से जो टोटल एडजस्टमेंट्स आप करवा रहे हो ना, सारी की सारी जो एडजस्टमेंट्स हमें करनी है उसमें से ये सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होगी, ये इसका मतलब ये सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होगी उन सब एडजस्टमेंट्स में से जो हमें करनी है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और यूज हो रहा है, आपने पढ़ रखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली दैट अंडरस्टूड हुआ है, दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स दैट वी हैव टू मेक SI। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया। बिकॉज क्योंकि वी हैव बीन यूज्ड टू, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आ गया, मेनली ये जो एरर है ये मॉडल चैप्टर से है। यूज टू मॉडल के साथ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। यूज टू के बाद कभी तो बेस फॉर्म आती है, यूज टू के बाद कभी आप देखोगे जेरंड आता है, यूज टू के बाद कभी आप देख रहे होगे कि यूज के बाद इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इसके लिए अगर आपने क्लासेस लगा रखी हैं ग्रामर की अच्छे से, इवन मेरा यूट्यूब वाला फ्री कोर्स भी देख रखा है, तो उससे भी अगर आपने यूज टू पढ़ रखा है तो ये आपको आता होगा। वो भी नहीं कर रखा तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर नाम से वीडियो डाली थी, उसमें भी आपको ये बात बताई थी। अब जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ऑब्वियस बात है ये जो यूज टू और लिखा हुआ ये मॉडल तो हो नहीं सकता। यूज टू तीन तरीके से एक्चुअली, इसके बाद इन्फिनेटिव आएगा कि जिरेंड आएगा कि बेस फॉर्म आएगी, डिपेंडेंट होता है ये खुद क्या है। अगर ये मॉडल होता है तो आगे बेस फॉर्म आती है, अगर ये एडजेक्टिव प्लस टू प्रीपोजिशन का पेयर होता है तो आगे जिरेंड आता है, अगर ये पैसिव होता है तो आगे इन्फिनेटिव आता है। अब जरा मेरी बात समझना, यहाँ पे यूज टू से पहले ये हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही हैं तो ये मॉडल तो हो नहीं सकता, है ना। यूज टू से पहले इज एम आर वाज वर्ब बी नजर आ रहा है तो ये किसी भी कीमत पर मॉडल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब बचा दो, या तो ये पैसिव है, या फिर आदि होना वाला मीनिंग के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव प्लस टू प्रीपोजिशन का कॉम्बो है। क्योंकि हमारा इस्तेमाल किया जाता है, ये मीनिंग है कि क्योंकि हम आदी हैं अच्छा खासा पैसा स्पेंड करने के मेहमानों पे। कौन सा मीनिंग आएगा, इस्तेमाल किया जाता वाला कि आदी होना वाला? ऑब्वियसली आदी होना वाला मीनिंग आएगा। तो भैया स्ट्रक्चर ऐसा है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है जो कि बीन लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अब कहोगे लिंकिंग वर्ब से पहले भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, अगर लिंकिंग वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आती है जी। ये जो यूज्ड है ये एडजेक्टिव है, और कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, ऐसे यूज्ड का जब मतलब आदि होना निकल आता है लिंकिंग और के बाद, तब इसके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। ये जो टू है जी ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन आई तो ऑब्वियस बात है कि इसके बाद आएगा इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्पेंड वर्ब को हमें जिरंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां पर हमें स्पेंडिंग लिखना पड़ेगा। एक नंबर का कॉन्सेप्ट कहूंगा मैं इसको, गजब कॉन्सेप्ट, सेंटेंस भी बहुत बढ़िया और कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा। ठीक है जी, यहाँ पे मीनिंग बेस्ड बात थी, अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं होती तो ये करना पड़ेगा, तो यहाँ फ्यूचर की सेंस देने के लिए आर गोइंग टू लिखना पड़ा हमें। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का था, इधर की पोजीशन गलत थी। इसके अंदर ये यूज टू जो है जी ये यूज्ड एडजेक्टिव है, आदि होना वाला मीनिंग है, इसलिए टू प्रीपोजिशन फिक्स है, और इसके बाद आपको जिरंड बनाना पड़ेगा, स्पेंड को स्पेंडिंग करना पड़ेगा। इस पे आ जाइए।
करके दिखाओ जी जरा ये वाले तीनों। जल्दी करो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ भाई, है ना, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाओ। तीनों करो जल्दी से। और साथ साथ मार्क कर रहे हो ना कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं। रजिस्टर पे जो 1 से 40 तक नंबर डाले उसमें मार्क करते चल रहे हो ना। चलो आ जाइए। शी इज वेटिंग देयर फॉर यू सिंस 7 AM। वो 7 बजे से तुम्हारे लिए वहां इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है जी 10th चैप्टर का। आपने पढ़ रखा होगा कि सिंस के साथ जब टाइम दिया हो, जनरली तो सिंस और फॉर दोनों का इकट्ठा टाप के रूल बना देते हैं, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग ही पढ़ाता हूँ क्योंकि दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। सिंस के साथ टाइम दिया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है 7 बजे से। तो यहां पर आप देख पा रहे हो दोनों चीजों की जरूरत है ना, कॉन्टिन्यूस की भी और परफेक्शन की भी। ये काम चल रहा है कॉन्टिन्यूटी, लेकिन तब से अब तक, तो परफेक्शन की भी सेंस देनी है। तो परफेक्शन की भी सेंस देनी है और कॉन्टिन्यूटी की भी सेंस देनी है, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा। अकेले कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे शी इज वेटिंग नहीं, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा शी हैज बीन वेटिंग। क्लियर होगी इतनी बात। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि पोस्टमैन जल्दी ही आता होगा लेटर डिलीवर करने। ठीक है। इस बात को रोक के मैं एक छोटी सी बात बीच में बोलना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जस्ट कोर्स पूरा किया होगा या 80% ही कोर्स पूरा हुआ है। ठीक है। उनका एक बहुत मेजर सवाल रहता है, सर हमसे चैप्टर वाइज सवाल तो हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते। ठीक। बहुत बड़ी दुविधा है ये लोगों की। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना मेरी। एक्चुअली है क्या ना, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर चैप्टर आपस में बहुत रेयरली लिंक्ड है। कहने का मतलब सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा टाइम एंड वर्क का सवाल है। अगर 3 आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, ज्योमेट्री का सवाल है कि अलजेब्रा का सवाल है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये कौन से चैप्टर का सवाल है 99% केसेस के अंदर। ठीक है। कुछ चैप्टर मिक्स हैं, हो सकता है रेशियो परसेंटेज इनमें थोड़ा मोटा कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज सारे चैप्टर वेल डिफाइंड है, देखते ही पता चल जाता है। तो मैथ्स के अंदर चाहे चैप्टर वाइज करवा लो चाहे मिसलिनियस करा लो, मोर और लेस बात एक ही रहती है। ठीक। बच्चा दोनों को कंफर्टेबली कर पाता है कोर्स करने के बाद। लेकिन इंग्लिश के अंदर दिक्कत क्या होती है भाई, इंग्लिश के अंदर भी सेंटेंस में सब कुछ है। प्रोनाउन है, वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, श्योर एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है, फिर नाउन है, फिर से ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, मेन वर्ब आया, वुड बी कमिंग, है ना, फिर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग मेन वर्ब है, शॉर्टली एडवर्ब है, ये टू डिलीवर इन्फिनिटिव आ गया। सारे चैप्टर के वर्ड्स तो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो इंग्लिश के अंदर मिसलेनियस सवाल करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस सेंटेंस के अंदर सब कुछ दिया होता है। इंग्लिश में अगर आप मिसलेनियस एरर करना चाहते हो तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, पहले आपको चैप्टर वाइज ही करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। हर एक चैप्टर के 100 सवाल ऐसे जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे हों, पूरा सिलेबस आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा हो और उस चैप्टर के मतलब जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो भी अच्छे से रिवाइज हो। और दूसरी बात,
ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि जैसे ही चैप्टर वाइज खत्म होंगे अब आप मिसलिनियस करने लगोगे तो पहले दिन ही 100/100 हो जाएंगे आपसे। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, जब एक चैप्टर आपने पढ़ लिया था तो उसके चैप्टर वाइज भी सारे हुए थे क्या आपसे कभी? कभी किसी ने चैप्टर वाइज भी, अगर एक चैप्टर फॉर एग्जांपल प्रोनाउन चैप्टर पूरा किया तो उसके प्रोनाउन के सारे हो गए थे? एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट तो आपको लगातार याद नहीं रहते, है ना? उनको भी 3-4 बार प्रैक्टिस करके दिमाग में आपने बिठाया, तब जाके उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको होने लगे। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म हुआ, चैप्टर वाइज खत्म हुए, मिसलिनियस आते ही सारे होने लग जाएंगे। ये कैसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है? जैसे वहां पे पहली बार में 50% ही हुए थे, यहाँ पे 30-40% ही होंगे। लेकिन जब आप बार 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 कोर्स को रिवाइज करोगे, एन नंबर ऑफ मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आपकी इन पे भी कमांड बन जाएगी। और ये सबके साथ होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सर मेरे से ही मिसलिनियस नहीं हो रहे, अरे सबके साथ होता है। तो शॉर्ट में आंसर यही है कि चैप्टर वाइज अपने रूल सारे अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करिए, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाइए, और फिर मिसलिनियस की तरफ बढ़िए। और यहाँ भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत पालिए। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सॉल्व करते हैं, बार 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 मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स आपकी आंखों के आगे से निकलेंगे, तब आपका वो एप्टीट्यूड बनेगा कि आप उसको पहचान पाओ। ये सेंटेंस देखते ही पहचान पाओ कि अच्छा सिंस वाला कॉन्सेप्ट लग गया, अच्छा टेंस का सवाल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट देखते ही पहचान पाओ कि अच्छा ईदर और वो वाला कॉन्सेप्ट बनेगा यार, ठीक है? अच्छा यूज टू दिख रहा, शायद वो कॉन्सेप्ट बनेगा। ये दिमाग, ये एप्टीट्यूड डेवलप हो पाने के लिए चैप्टर वाइज पे कमांड होनी चाहिए और मिसलिनियस भी अच्छे खासे लगाए होने चाहिए। ठीक, अब आ जाइए। तो मैं श्योर हूं इस बात को लेके कि पोस्टमैन जल्दी ही, अब आपने पढ़ रखा होगा 10th चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है ये, शॉर्टली जो एडवर्ब होती है, शॉर्टली एडवर्ब का मतलब होता है जल्दी ही ये काम होगा। और जल्दी ही ये काम होगा यानी फ्यूचर को दिखाना है, फ्यूचर को दिखाना है, तब वुड मॉडल की बजाय हम विल मॉडल लगाएं तो बेहतर रहेगा, है ना? वैसे वुड भी विल की कई बार फॉर्मल फॉर्म के रूप में यूज होता है, लेकिन इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर नहीं। ठीक, तो यहां पे आप विल मॉडल का यूज करोगे तो वो बढ़िया माना जाएगा। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन विल बी कमिंग शॉर्टली। मैं श्योर हूं इस बात को लेके पोस्टमैन जल्दी ही आएगा लेटर को डिलीवर करने के लिए। आर कंपनी इज नॉट मेकिंग न्यू स्कूल बैग्स सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड। सेम यही कॉन्सेप्ट है जी, बस भेस बदल के आया, मेकअप करके आया। आपको याद होगा जैसे सिंस के साथ यहाँ टाइम दिया हुआ है तो यहाँ मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया। ऐसे ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड जो है, ये भी तो एक टाइप का पॉइंट ऑफ टाइम भी ही है, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट एक सिंपल ये लिख लो सिंस 7 AM, सिंस 2022, सिंस दिस, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। या ये भी तो एक टाइप का टाइम का ही काम कर रहा है। आपको 10 चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा होगा सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन जब पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम करे तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। याद आ गया? तो यहाँ पे आर कंपनी, हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी जो है वो कोई नए बैग नहीं बना रही है। हमारी कंपनी कोई नए बैग नहीं बना रही है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ परफेक्ट नहीं आ सकता, परफेक्ट भी आ सकता है, लेकिन फिर दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा। आर कंपनी हैज नॉट मेड न्यू स्कूल बैग्स। हमारी कंपनी ने नए स्कूल बैग्स नहीं बनाए हैं जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे तो ये मीनिंग होगा, लेकिन फिर दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा। मेकिंग लिखा हो यहाँ तो अब कोई चारा ही नहीं है, हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही लगाना पड़ेगा। हमारी कंपनी नए स्कूल बैग्स नहीं बना रही है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हैज नॉट बीन मेकिंग लिखना पड़ेगा। आर कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग, ये करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। मैं फिर बता दूं, क्या सर यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाते तो गलत हो जाता? आर कंपनी हैज नॉट मेड एनी, आर कंपनी हैज नॉट मेड न्यू स्कूल बैग्स सिंस लॉकडाउन, ऐसा लिखते तो गलत होता? बिल्कुल गलत ना होता, वो भी सही है, उसका अलग मीनिंग है। हमारी कंपनी ने नए स्कूल बैग्स नहीं बनाए हैं लॉकडाउन शुरू हुआ जब से, ये कहना है तो परफेक्ट टेंस आया। हमारी कंपनी नए बैग्स नहीं बना रही है, ये कहना है तो हैज नॉट बीन मेकिंग आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन अब स्लैश लगा हुआ है, दो पार्ट में एरर कर नहीं सकते, इसलिए परफेक्ट लगा ही नहीं पाएंगे यहाँ, यहाँ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही लगाना पड़ेगा। इस पे आ जाइए।
करिए भाई जल्दी से। जो बच्चे थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं, मुझे पता आपको थोड़ी सी क्लास स्लो लग रही होगी, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे यार, आज पहली क्लास ही है ना, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे। करो करो जल्दी करो, तीनों के आंसर सोचो फटाक से। चलो जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ। मारुति लाइक्स, अब किसी बच्चे का नाम हो सकता है। मारुति पसंद करता है एडवेंचर स्टोरीज, खास करके द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। ठीक, अब एरर तो इसके अंदर ये है कि एडवेंचर्स ऑफ टार्जन से पहले द आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन बातें मुझे आपको समझानी है। पहली बात तो ये कि काफ़ी बच्चों का इसमें डाउट ये होता है, मारुति लाइक एडवेंचर स्टोरीज, अब उनको ऐसा लगता है कि एडवेंचर नाउन है, स्टोरीज भी नाउन है, तो वो करते हैं एडवेंचरस स्टोरीज कर देता हूँ। काफ़ी बच्चे इस टाइप का दिमाग लगाते हैं कि एडवेंचरस स्टोरीज कर देते हैं यहाँ पे। देखो समझना, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड लिखा आई सर्जरी। आई सर्जरी, आई वैसे नाउन होता है, सर्जरी भी नाउन होता है, लेकिन इसको लेके कंपाउंड नाउन बना लिया हमने, आई सर्जरी, आंखों की सर्जरी। इतनी बात समझ में आती है। ऐसे आपने बहुत सारे कंपाउंड नाउन किनको कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, स्टेप डॉटर, जनरल मैनेजर, ये वर्ड आपने सुन रखे हैं ना सारे। कई बार क्या होता है, दो नाउन इकट्ठे मिलाकर एक ही नाउन बना लिया जाता है, जैसे बस स्टैंड, जैसे रेलवे स्टेशन। अब इसमें क्या है, दोनों नाउन है, लेकिन दोनों में से एक नाउन दूसरे के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर देता है और पूरा एक वर्ड बन जाता है। हाँ कि ना। सेम वैसे ही जैसे एक वर्ड है हॉरर। हॉरर नाउन है अपने आप में, हॉरर, हॉरर स्टोरीज सुना होगा ये वर्ड तो, हॉरर स्टोरीज, थ्रिलर स्टोरीज, थ्रिलर मूवीज सुना है, साइंस फिक्शन मूवीज सुना होगा। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना कि ये वाला जो वर्ड है, ऐसा नहीं है कि इसको आपको कोई एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, ये पूरा एक ही टाइप ऑफ स्टोरीज को बता रही है। एडवेंचर स्टोरीज, ट्रैवल स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, ये पूरा एक ही वर्ड है भैया, इसको एडवेंचरस करने की जरूरत नहीं है आपको। स्टोरीज कोई एडवेंचरस नहीं हो सकती अपने आप में, समझना मेरी बात। पर्सन एडवेंचरस हो सकता है, पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जिसको एडवेंचर करना पसंद हो। एडवेंचरस स्टोरीज लिखने का तो मतलब हो जाएगा वो कहानियां जो एडवेंचरस हैं, जिनको एडवेंचर करना पसंद है, ये थोड़ी मीनिंग देना था। आ रही है मेरी बात समझे, तो यहाँ पे एडवेंचरस नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, काफी बच्चों के मन में एक दूसरा डाउट और भी आ सकता है, मारुति को एडवेंचर स्टोरीज पसंद है, खास करके एडवेंचर ऑफ टार्जन्स। अब काफी लोगों को लगेगा कि सर जो नॉवल का नाम होता है, कहानी का नाम है, ये तो प्रॉपर नाउन हुआ है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि और भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह में पढ़ाया जाता है सर, जैसे गुलिवर ट्रेवल्स वगैरह है, तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है और प्रॉपर नाउन के साथ ए एन दा वगैरह थोड़ी आते हैं कोई। बात आपकी एकदम ठीक है, ये भी डाउट हो सकता है ना। लेकिन जरा बात समझने की कोशिश करना, अगर किसी कहानी के नाम में ही दा हो तो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल चैप्टर में कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा आता है, ठीक है। तो आपने देखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें दा इन्होंने पहले ही लगा के दे रखा है, इसलिए अपन ऐसे नहीं लिखते आई एम रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। तो नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर, भले ही मैं मानता हूं कि ये प्रॉपर नाउन है, मैं मानता हूं कि प्रॉपर नाउन है, किसी कहानी का नाम होगा, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन जो ये कहानी का नाम भी लिखेगा ना, इस कहानी के नाम में ऑलरेडी दा होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है। किसके एडवेंचर? टार्जन के एडवेंचर। तो ये एडवेंचर स्पेसिफिक हो गए,
इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल इसके नाम में ऑलरेडी होगा अपने आप। शायद मेरी कुछ बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। अगर देखो मैं इसको सिर्फ लपेटना चाहूं इस सवाल को, तो नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चे, किसके एडवेंचर, टार्जन के एडवेंचर्स, तो ये स्पेसिफिक हो गया इसलिए द आ गया। लेकिन फिर भी मैंने आपको दो बातें एक्स्ट्रा बताई कि यहाँ पे एडवेंचरस क्यों नहीं करेंगे, पहली बात, और ये अपने आप में पूरा एक कहानी का नाम है ना। कोई नॉवल का नाम हो सकता है, कोई मूवी का नाम हो सकता है, ये स्टोरीज वैसे कहानियों के एक संग्रह का नाम हो सकता है द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, ये कहानियों की एक बुक का नाम हो सकता है अपने आप में। और ये अपने आप में पूरा एक नाम है जिसमें द डालना पड़ेगा ऑथर को, इसके नाम में ऑलरेडी द होगा क्योंकि ऑफ वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट इज नॉट वन ऑफ दोज बॉक्सेस, ये उन बॉक्सेस में से नहीं है। कोई डिब्बा है उसकी साइड हाथ कर कह रहे हो, ये उन बॉक्सेस में से नहीं है जिसमें जिसमें लेटर्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सेंड भेजे गए। ठीक है, अब यहां पर देखने की कोशिश करो, इट इज नॉट वन ऑफ दोज, ये उन बॉक्सेस में से नहीं है। अब यहाँ पे ये विच है, ये है जी रिलेटिव प्रोनाउन। आपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा है, सीखा है, समझा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। हु के बाद इज लगेगा कि आर लगेगा, ये इस बात पर निर्भर है कि हु रेफर किसको कर रहा है, द बॉय हु इज और द बॉयज हु आर। रेफर जिसको करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन उसी के अनुसार वर्ब लेते हैं। अब यहाँ पे ये विच किसके लिए आया है, ऑब्वियसली बॉक्सेस के लिए। ये जो डिब्बा है, इट का मतलब बॉक्स है यहाँ, ये जो डिब्बा है ये ऐसे डिब्बों में से नहीं है। कैसे डिब्बों में से नहीं है, जिनमें लेटर्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भेजे गए। तो ये जो विच है बेसिकली ये बॉक्सेस के लिए आया है, बॉक्सेस को रेफर कर रहा है विच। तो ऑब्वियस बात है कि विच प्लूरल हो गया, विच प्लूरल हो गया तो अब वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, ये प्लूरल वर्ब करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर हैव करना पड़ेगा। इट इज नॉट वन ऑफ दोज बॉक्सेस विच हैव द लेटर सेंट बाय। अब यहाँ पे एक चीज छोटी सी और जान लो, ये सेंट कोई वर्ब नहीं है, ये सेंट एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। काफी लोगों को लग रहा होगा हैव आया है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं भैया, हैव यहाँ पर पोजेशन को दिखा रहा है। ये उन डिब्बों में से नहीं है जिसमें लेटर्स हैं, ये उन डिब्बों में से नहीं है, कौन से डिब्बों में से नहीं है, जिसमें लेटर हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भेजे गए। ये सेंट जो है पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है जो कि लेटर्स के लिए आया है, और बागे बाय प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हुआ। ये सेंट कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब सेंट वर्ब नहीं है इस बात को मैं आपको ग्रामेटिकली प्रूव कर सकता हूँ। एक्चुअली विच यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, विच सब्जेक्ट, और ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि सब्जेक्ट आए फिर हेल्पिंग वर्ब आए फिर ऑब्जेक्ट आ जाए और फिर मेन वर्ब आ जाए, ये चीज़ संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हैव सेंट, मान लो तुम्हारे में से किसी का दिमाग चल रहा है हैव सेंट वर्ब है, तो हैव सेंट माने भेजना, कौन किसको भेज रहा है, सब्जेक्ट डूअर होता है ना। हैव सेंट जो आप लिखोगे वो एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया तो सब्जेक्ट डूअर बनेगा। सब्जेक्ट कौन है, बॉक्स, बॉक्स कुछ भेज रहे हैं क्या, बल्कि बॉक्स तो भेजे जा रहे हैं। तो ये भी तीसरा हिंट है कि भैया ये सेंट वर्ब नहीं है, सेंट पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। रिसेप्शनिस्ट ने दिया को कहा, रिसेप्शनिस्ट ने दिया को कहा या कह लो पूछा, रिसेप्शनिस्ट ने दिया से पूछा कि क्या वो एक सीट लेगी और थोड़ी देर इंतजार करेगी बॉस के उसको अंदर बुलाने का। अब ये फिर से वही टेंस चैप्टर का सवाल आ गया कि मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो सब क्लॉज पास्ट में आएगा। आज ही अपन ने इस टाइप का सिंपल सा सवाल पहले यहाँ पर देखा है। सबसे पहला ही सवाल ये था मेन क्लॉज पास्ट तो सब क्लॉज पास्ट, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल है। तो यहाँ पे अपन इसको आस्क की वजह से मेन क्लॉज पास्ट है, इसको देखते हुए यहाँ पर विल की पास्ट फॉर्म वुड का यूज कर देंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए, करो भाई जल्दी से। अरे कुछ मजा आ रहा है एक्सप्लेनेशंस में।
फील आ रही है? सेंटेंस बहुत देखे होंगे, क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि आपके मुंह से निकले कि ऐसी एक्सप्लेनेशंस नहीं देखी। बताओ बताओ, जल्दी बताओ इनके आंसर। चलो जी, आ जाओ। Many a worker of the company have complained of of the poor sanitation, but the officials have paid no attention to it. अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल। आपने टर्म पढ़ी होगी, मैनी के साथ नाउन प्लूरल आता है, वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन मैनी ये जो वर्ड है मैनी खुद लॉजिकली सोचो यार, मैनी का मतलब बहुत सारे, ए का मतलब वन, साथ में कैसे आ सकते हैं? ये टर्म ही कुछ और बनाई गई है। जैसे आपने प्रोनाउन में पढ़ा ना, ईच, ईदर, नीदर, एक एक करके बात करते हैं, ऐसे मैनी ए भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है। इसके साथ नाउन सिंगुलर आता है, और सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, कि मैनी ए अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी ऑब्वियसली आपको सिंगुलर करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे आप हैज़ कंप्लेंट लिखोगे। अब काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, सर मैनी ए को ही काट के मैनी कर दूं तो? मैनी अ वर्कर को काट के मैनी वर्कर्स कर देता हूं तो भी तो ठीक हो जाएगा ना सर? बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में बेसिकली ज़्यादातर कुछ चैप्टर को छोड़कर, जैसे मान लो 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर में लास्ट में यस्टरडे लिखा हुआ है, तो उस यस्टरडे के दम पे इधर भी करेक्शन हो जाता है। लेकिन बाकी चैप्टर्स में जनरली आप देखोगे, अगर मान लो एक सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं, मान लो यहाँ मैनी वर्कर्स लिख के भी ठीक हो जाएगा और यहाँ पे हैज़ करके भी ठीक हो जाएगा, तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करेंगे, ना कि ऐसे उल्टा। मेरी कुछ बात आई समझ में? क्या मैंने क्या बोला? मैनी वर्कर्स करने से भी ग्रामेटिकली ठीक हो जाएगा, और हैव को हैज़ करने से भी ठीक हो जाएगा। कौन सा मार्क करें? ज़्यादातर चैप्टर्स में आप नोटिस करोगे, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी, एंटी पार्टी एक्टिविटीज़, जो पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने मेरे रिलेशंस अच्छे कर दिए अपोजिशन से। अब ऑब्वियस बात है, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। ठीक, अगर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, यानी जो रूलिंग पार्टी थी उसमें रहकर आप पार्टी के विरोध में एक्टिविटीज़ कर रहे हो, पार्टी की कोई स्कीम्स का मतलब उनकी बुराई कर रहे हो, है ना, पार्टी पे एलिगेशंस लगा रहे हो, एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ ने इम्प्रूव कर दिए मेरे रिलेशंस अपोजिशन के साथ। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, मतलब पर्टिकुलर होती है अपोजिशन, है ना, 4-5 अपोजिशन नहीं होती कि अपोजिशंस में से एक के साथ। दो ही टाइप में इसको बांटते हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन में सारी पार्टीज आ जाती हैं, तो ऑब्वियस बात है कि डेफिनेट हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, इसलिए यहाँ पे अपन एन का नहीं, यहाँ पे अपन द का यूज करेंगे, द अपोजिशन यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ए एन लगाते हैं जनरलाइज के लिए, अ बॉय, एक लड़का, ऐसे करके। तो एक अपोजिशन मीनिंग नहीं देना है यहाँ पे, कोई एक अपोजिशन से। ऑपोजिशन सारा कलेक्टिव होता है, उन सबको रेफर करता है, और वो डेफिनेट होता है, इसलिए द लगाएंगे अपन। जैसे गवर्नमेंट से पहले नहीं आता द, जैसे अपन गवर्नमेंट से पहले द यूज करते हैं, द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार एक ही है पूरे देश की, ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट बोलते ही उसी सरकार को रेफर किया जा रहा है। ऐसे ही ऑपोजिशन भी स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए अपन द आर्टिकल का यूज करते हैं। हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है वो ये कहता है, हार्दिक का हॉरोस्कोप ये कहता है, ये बताता है, ये दिखाता है कि जो उसके स्टार्स हैं, जैसे अपने होता ना, गणना करके बताते हैं कि अच्छा आपका मंगल इस ग्रह में, आपका इसमें आ गया इसलिए अच्छा होगा बुरा होगा, इस टाइप से। हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है वो ये कहता है कि जो स्टार्स हैं वो
एक्सरसाइज करेंगे कि बिनाइन इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ पर एक अच्छा इन्फ्लुएंस लेके आएंगे, जो उसके तारों की दशा है, उसके ग्रहों की जो दशा है, वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस लेके आएंगे उसकी लाइफ पर। ठीक है, अब तारे एक अच्छा इन्फ्लुएंस लेके आएंगे, तारे एक अच्छा इन्फ्लुएंस लेके आएंगे उसके लाइफ पर, हाँ कि ना। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस चाहिए, तारों को लाया जाएगा कि तारे कुछ लेके आएंगे, तारों को लाया जाएगा कि तारे कुछ लेके आएंगे, ऑब्वियसली तारे कुछ ला रहे हैं, तारे अच्छा इन्फ्लुएंस ला रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है ना, पैसिव वॉइस में तो क्या आता है, बाय आता है। पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, पैसिव में तो क्या आता है, बाय आता है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मुझे एक्टिव वॉइस की ज़रूरत है, तो यानी यहाँ पर विल बी एक्सरसाइज नहीं, विल एक्सरसाइज का यूज अपन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज का मतलब वो वाली एक्सरसाइज नहीं है, सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करो, वो वाली एक्सरसाइज नहीं है, वो एक्सरसाइज नाउन होता है। इस एक्सरसाइज का मतलब होता है बेसिकली, जैसे अपन बोलते हैं यू शुड एक्सरसाइज योर राइट, यानी आपको अपने राइट का यूज करना चाहिए, आपको अपने राइट को लागू करना चाहिए, वो वाला मतलब है इसका। ये वो व्यायाम वाला एक्सरसाइज नहीं है, वो नाउन होता है, ये वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। तो विल एक्सरसाइज आएगा यहाँ पे। इस पे आ जाइए, करो फटाक से। बताओ भाई जल्दी से आंसर इसके। कोशिश करो सिर्फ ए बी सी डी मत लिखा करो, आंसर लिखा करो अपना कि किसकी जगह क्या आएगा। चलो जी, आ जाओ। ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन, सारे के सारे घोड़े, सारे के सारे घोड़े एक को छोड़कर हमेशा बड़े रफ मैनर में, बड़ा रूड मैनर में बिहेव करते थे जब रॉबर्ट जो है वो तबेले की सफाई करने आता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पे कम्स आएगा, या फिर ये सोचता है कि यहाँ पे बिहेव्स आएगा, है ना। अब यहाँ पे जरा मेरी एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, देखो इस पार्ट में तो एरर लगाना ही लगाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कम की फॉर्म कैसे चलती, कम, केम, कम, ऐसी चलती है। वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसके अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऐसा आता है, पहली फॉर्म होती तो कम्स आता, दूसरी फॉर्म होती तो केम आता, और तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, हैज़ कम ऐसा कुछ लगाना पड़ता, हैड कम ऐसा कुछ लगाना पड़ता। यानी ये तीनों ही तरीके से गलत है। ना तो कम्स लिखा कि पहली मान लूं, ना केम लिखा कि दूसरी मान लूं, ना हैज़ कम लिखा यानी तीसरी मान लूं, यानी ये जो वर्ब की फॉर्म है ये तो 100% गलत है। ठीक, तो गलती तो यही है, सी पार्ट में गलती है, लेकिन गलती क्या है, क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, कम्स लगाऊं, क्या लगाऊं। अब उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा इधर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ना रट लेते हैं, ऑलवेज लगा हुआ है, हैबिचुअल एक्शन है तो बिहेव्स आएगा। हैबिट सिर्फ प्रेजेंट की हो सकती है क्या, हैबिट कभी पास्ट की नहीं हो सकती। अगर आपने मेरे से 10 चैप्टर पढ़ा तो स्पेशली मैंने एक सेंटेंस कराया था आपको, द आइसक्रीम सेलर वोर अ रेड टाई एंड ब्लैक हैट एवरी डे। कुछ याद आया सेंटेंस, कि हैबिट पास्ट की भी हो सकती है।
ऑलवेज, एवरीडे, डेली के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दोगे तो वो पास्ट की हैबिट को बताता है, जैसे यूज टू मॉडल बताता है ना, वही काम अगर ऑलवेज, डेली, एवरीडे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी जाए तो पास्ट की हैबिट बताने लग जाता है। अब आपको ये बात पता कि गलती तो यहाँ है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा ना कि ये क्यों ठीक है, ये बिहेव्ड इसलिए ठीक है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। एक घोड़े को छोड़कर सबके सब जो घोड़े थे वो बड़े ही रूड मैनर में बिहेव किया करते थे, ना कि करते हैं। सबके सब घोड़े एक को छोड़कर बड़े ही रूड मैनर में, बड़े ही रफ मैनर में बिहेव किया करते थे जब रॉबर्ट अस्तबल की सफाई करने आता है कि आता था। ऑब्वियस बात है, व्हेन दिया हुआ है तो अगर पीछे पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही आएगा। अब जिसने भी कम से सोचा था ना, भले ही तुम्हारा ABCD ठीक हो गया, मुन्ना क्रॉस लगा लो, गलत है जी आपका आंसर। जो भी कम्स 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 कम लिख रहे थे, आपका आंसर गलत है जी, केम आएगा यहां पर। क्रॉस कर लीजिए अपना आंसर। डू यू नो दैट दिस इज द थर्ड टाइम दैट यू हैव मेड द सेम मिस्टेक? क्या तुम्हें पता है कि ये तीसरी बार है जब तुमने सेम गलती करी है? ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप इसको एडजेक्टिव चैप्टर का मान सकते हो, आप इसको आर्टिकल चैप्टर का मान सकते हो। एडजेक्टिव में जनरली पढ़ाता हूँ मैं कि ये जो ऑर्डिनल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जब ये एक नाउन के साथ लगते हैं तो उसको डेफिनेट कर देते हैं, है ना। दिस इज माई सेकेंड टूर्नामेंट, है ना, माई लगा के अपन ने स्पेसिफिक कर लिया। ही इज द सेकेंड बॉय, ही इज द थर्ड बॉय, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये जो वर्ड होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब ये किसी नाउन के साथ लगते हैं तो उसको डेफिनेट बना देते हैं। तो यहाँ पे अपने को द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा इस बात को दिखाने के लिए। जनरली जो रटके करते हैं तो भैया ऑर्डिनल से पहले द आर्टिकल का यूज होता है, सिंपल। क्या तुम्हें पता है कि ये तीसरी बार है जब तुमने सेम गलती करी है? यू वॉश द डिशेस, डिशेस का यहाँ पे मतलब है बर्तन। काफी बच्चों का ना क्या होता है, डिशेस मतलब वो होता है ना खाने में क्या डिश बनी है आज, कहीं पता चले कि मम्मी ने केक बनाया तो हमने केक धो दिया, ऐसे मीनिंग निकाल लो कि जो भी डिश बनी होगी उसको धो देंगे। अबे डिशेस का मतलब बर्तन भी होता है। तो यू वॉश द डिशेस, तुम बर्तन धो दो, यू वॉश द डिशेस, तुम बर्तन धो दो, और मैं उन्हें सुखा दूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जी एडजेक्टिव चैप्टर का। एक्चुअली है क्या, यहाँ पे जो द सेम है इसकी जगह पे अपने को देम यूज करना पड़ेगा। पढ़ा भी होगा आपने कि द सेम का यूज अपन एडजेक्टिव की तरह से लेते हैं जनरली। द सेम बॉय, द सेम बस, द सेम वैन, द सेम स्कूल, इसको अपन एडजेक्टिव की तरह से यूज में लेते हैं। अगर एक नाउन को दोबारा लिखने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए प्रोनाउन लिखना हो तो फिर यहाँ पे द सेम का यूज मत किया करो। तुम बर्तनों को धो दो और मैं उन्हें सुखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिशेस के लिए आपको प्रोनाउन चाहिए था, ड्राई वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ये एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला स्ट्रक्चर न लगाएं, देम लगा दें। अब काफ़ी बच्चे इसके अंदर ये भी सोचते हैं, ये भी सोच सकते हैं कि भैया देम तो सर ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, बर्तनों के लिए देम कैसे आ गया? बिल्कुल आ सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी देम आ सकता है बच्चे। अब मान लो कि कुछ पैकेट्स पड़े या कुछ गिफ्ट्स पड़े हैं बेड पे, किसी ने मुझसे पूछा किसने भेजे हैं ये? राहुल सेंट देम फॉर यू, राहुल ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। क्या दिक्कत है जी देम में? कुछ बच्चों ने भ्रम पाल रखा होता अपने मन में कि देम नॉन लिविंग के लिए नहीं आ सकता, तो ऐसा कुछ नहीं भैया। इस पे आ जाइए। टेंशन मत लो, आज पहली क्लास थी, शुरू में 4-5 मिनट भी आपको कुछ बताना पड़ा, बीच बीच में भी थोड़ा, फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़े से स्लो हैं अपन। बाद में स्पीड बढ़ जाएगी तो बहुत इजीली एक क्लास में 40 क्वेश्चन कर लिया करेंगे अपन। ठीक है, आज अपन थोड़े कम कर लेते हैं वरना फिर रोने भी लग जाते हैं काफ़ी बच्चे क्लास के अंदर। आज अपन 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, 25। नेक्स्ट क्लास से अपन थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे और 40 करके ही जाया करेंगे। कहीं पहली क्लास में 2-4 लोग वो फर्श पे लिटने लग जाएं।
करो फटाक से। चलो जी, आ जाओ। आई नो इट वेरी वेल, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम ओन करते हो एक लग्जूरियस हाउस, बड़ा लग्जूरियस हाउस। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम ओन करते हो, यानी तुम्हारे पास है एक बड़ा लग्जूरियस हाउस। लेकिन तुम्हें इस चीज़ को ब्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ के बारे में सारा दिन बड़ाई करते रहने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ के बारे में हवा करने की ज़रूरत नहीं है सारा सारा दिन। ठीक है, आई नो इट, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है जी वर्ब चैप्टर का, जिसमें स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, इसलिए उनका प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी उनका आईएनजी फॉर्म अपन नहीं लिखते। या तो एक्शन नहीं होता या एक्शन ऐसा होता है इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, इसको ऐसे ना लिखें आई एम हैविंग अ कार। हाँ, अगर हैव का मतलब खाना हो जाए तो ठीक हो जाएगा, आई एम हैविंग लंच फिर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ओन एक ऐसी वर्ब होती है जिसका काम पोजेशन को दिखाना होता है। तुम्हारे, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक लग्जूरियस हाउस, एक बड़ा लग्जूरियस हाउस है। यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है जो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हो, जो इसमें कोई काम हो रहा हो, इसलिए अपन इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में ना लिख के यू ओन लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया जी। इसमें थोड़ा सा आगे ये भी देख लो कि यू नीड नॉट ब्रैग, ये जो स्ट्रक्चर है, लेकिन तुम्हें ब्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसके बारे में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नीड है ना जी, ये मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये नॉट एडवर्ब है और ब्रैग मेन वर्ब है। ये मॉडल चैप्टर से रिलेटेड छोटी सी बात थी, काफ़ी बच्चों को हो सकता है ये अजीब लग रहा हो, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो है ये जी इन्वर्जन चैप्टर पर बेस्ड, एडवर्ब का ही साथ ही पढ़ाया जाता है, छुटकू सा टॉपिक है इन्वर्जन, कि अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप सेंटेंस ही पढ़ के देखो, हार्डली का मतलब कोई काम ठीक तभी हुआ, मतलब जस्ट ये हुआ ही था टाइप। हार्डली, हार्डली हम बोर्ड हुए ही थे ट्रेन में, हम बोर्ड हुए, बेसिकली बोर्ड हुए ही थे हम ट्रेन में। हार्डली, हार्डली हैड वी बोर्डेड, बिल्कुल बोर्ड हुए ही थे हम ट्रेन में जब उसने चलना शुरू कर दिया। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, जब एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो समझ जाना कि एडवर्ब पर स्ट्रेस डालना है और एडवर्ब वर्ब के साथ रहती है। इसलिए आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठाकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमने बेसिकली बिल्कुल ना के बराबर ही बोर्ड किया ही था हमने ट्रेन को, यानी जैसे ही हम चढ़े थे वो चलना शुरू हो गई। हार्डली, स्कार्स, हार्डली के साथ स्कार्सली के साथ कंजंक्शन चैप्टर में व्हेन का पेयर होता है, ये आपको पढ़ाया जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जो बार बार सारा दिन यही रोते रहते हैं, सर मिथिलीनियत नहीं होते, तल मिथिलीनियत नहीं होते, तल मिथिलीनियत नहीं होते, जब तेरे सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर इतनी बार रिवाइज हो चुके होंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद तो जब अच्छे खासे मिसलिनियस लगा चुका होगा तो तुझे देखते पता चल जाएगा। हार्डली जैसे ही पहला वर्ड है तो तेरे दिमाग में ठनक के आना चाहिए कि हार्डली पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। या तो हार्डली के साथ इन्वर्जन वाला सवाल बनेगा, या कंजंक्शन का हार्डली व्हेन वाला बनेगा, या फिर एडवर्ब का हार्डली वर्सेस हार्ड का कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ तेरे दिमाग में कब आनी शुरू होगी? जब तेरे चैप्टर वाइज पे अच्छी कमांड होगी और मिसलिनियस के भी तू अच्छे खासे सवाल कर चुका होगा, बिना ये रोए कि सर मेरे तो 30% हो रहे हैं, मिसलिनियस चैप्टर वाइज तो कर लेता था, मिसलिनियस में इतनी आते। अब कर तो सही, चैप्टर वाइज की अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद अगर तू मिसलिनियस के भी अच्छे खासे 400, 500, 1000 सवाल लगा देगा तो तेरे से ये भी होने लगेंगे। द यंग बॉय टोल्ड अस, वही फिर से 10 चैप्टर का सिंपल सवाल। उस यंग बॉय ने हमें बताया था कि उसने गोल्ड मेडल जीता एक नेशनल लेवल के स्विमिंग कंपटीशन में, है ना। जीता था कहना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें बताया था। मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज को आपको पास्ट में लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको
हैड वॉन करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में 3 बार हो चुका है, तो मुझे लगता है अब इसको और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, इनको बताओ ज़रा। हाँ जी, करो करो भाई, आंसर कमेंट करो जल्दी से। कहाँ रह गए? चलो जी, आ जाइए। अब कुछ बच्चे होते हैं रट्टू तोते, जैसे ही देखेगा कॉन्टिन्यूस टेंस से आगे फोर लिखा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, शी हैज बीन वेटिंग, याद तो कर वो कब करना था। सिंस या फोर के साथ टाइम दिया हो, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, फॉर 20 days, फॉर 2 hours, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ? तो जबरदस्ती का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों? नहीं ना। तो वह इंतजार कर रही थी एक अपॉर्चुनिटी का, शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वह इंतजार कर रही थी एक अपॉर्चुनिटी का। कैसी अपॉर्चुनिटी का? अपना बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी का। ठीक है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वर्ड के साथ आपने देखा होगा आगे इन्फिनेटिव आते हैं, क्योंकि उससे आगे कोई काम होना होता है। ठीक, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन लंडन, ऐसे करके, है ना। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम। अपॉर्चुनिटी के साथ जनरली आपने देखा होगा कि अपॉर्चुनिटी अगर बताना हो किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपको जिरेंड नहीं, आपको इन्फिनेटिव लगाकर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ पर शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट, कैसी अपॉर्चुनिटी? ये काम करने की अपॉर्चुनिटी। क्लियर हो गया? अपॉर्चुनिटी वर्ड के साथ जब उसको डिफाइन करते हो किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, तो जनरली वो काम फ्यूचर में होना होता है। एडवांस वर्ब का कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हो। एडवांस वर्ब में आपको मैंने सिखाया था कि एक्शन साथ साथ हो रहा हो या पहले ही हो गया हो तो जिरंड आता है, आगे होना हो तो इन्फिनेटिव आता है। तो अपॉर्चुनिटी को जब डिफाइन करते हैं तो जनरली ये वाला काम इससे आगे होना होता है, अपॉर्चुनिटी ये करने की, हाँ के ना। तो इसलिए अपन इसके साथ इन्फिनेटिव से स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। आफ्टर लॉट ऑफ मीटिंग्स, दुनिया जहान की मीटिंग्स और नेगोशिएशंस के बाद एक डील साइन हुई इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। अब पता नहीं कितनी बार बताने के बावजूद, अलग से स्टार मार्क करके लिखवाने के बावजूद इसका पीछा नहीं छोड़ते। बच्चों ने एक चीज रट रखी होती, बिटवीन आता है दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है, लेकिन स्टार मार्क करके, मैं प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने आज तक जितनी बार पढ़ाया है, स्पेशली इस रूल को स्टार मार्क करके लिखवाया है। बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी आ सकता है अगर एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन हो, अगर कोई डील साइन करने की बात हो रही हो, अगर कोई मैच खेलने की बात हो रही हो, सेम सेंटेंस आपके कोर्स का, अगर मेरे से कोर्स किया है और फिर भी गलत करो तो रैपट लगाओ अपने खींच के, स्टार मार्क करके बताया था ये वाली बात। सेंटेंस भी ये लिया था, डील साइन होने वाला, मैच खेलने वाला। अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं लेकिन उनका आपस में रिलेशन है, तो दो से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन आता है। डील साइन होना, कोई मैच खेलना, अगर इसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट भी लिखे होंगे तो भी यहाँ पर बिटवीन आएगा, और ये सेंटेंस आपका नो एरर है। मुझे पता था फंसेंगे इसमें, अमंग करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। कुछ बच्चों को डाउट यहाँ पे ये भी हो सकता है, सर अपॉर्चुनिटी को डिफाइन कर दिया ना, कौन सी अपॉर्चुनिटी,
ये करने की अपॉर्चुनिटी, तो द अपॉर्चुनिटी लिख दें क्या, है ना। बच्चे बोलने वाले पे डिपेंडेंट है। वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी, कौन सी अपॉर्चुनिटी, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की। बोलने वाले पर डिपेंडेंट है, सामने वाले के लिए वो चीज़ डेफिनेट है तो दा लगा सकते हो, एन में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, जहाँ पे एक वाला मीनिंग आ रहा होता है ना, वहाँ पे द नहीं ए एन आते। वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो एक वाला मीनिंग है ए एन से बनेगा। नेक्स्ट भाई, पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को अपने बच्चों को, अब टेल माने एक बताना भी होता है और टेल माने किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है। आई टोल्ड हिम टू गो अवे, मैंने उसे कहा दूर चले जाने के लिए, ठीक है। आस्क वर्ब का भी मतलब एक पूछना होता है और एक किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है। आई आस्क्ड हिम टू मेक कॉफी फॉर मी। आस्क का मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है पूछने के अलावा। ऐसे टेल का मतलब किसी कुछ बताने के अलावा किसी कुछ करने के लिए कहना भी होता है। ये स्टार मार्क करके याद रखिए। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को कहना चाहिए, या कह लो कि उनको बताना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें ग्रेट केयर। अब फिर से वही, वो एक्सरसाइज वो वाली एक्सरसाइज नहीं है सुबह उठ के व्यायाम क्या करो बच्चों, वो नहीं, वो ग्रेट केयर, सावधानी बरतें। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो बहुत सावधानी बरतें। कब, बिजी रोड को क्रॉस करते समय, बिजी रोड्स को क्रॉस करते समय। अब कुछ बच्चे तो ये टेल में फंसे हुए होंगे, कुछ बच्चों को ये एक्सरसाइज अजीब नहीं लग रहा, अजीब लग रहा होगा, है ना। भैया ये सेंटेंस भी नो एरर है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा भी आपको चुभा होगा। एक तो नो एरर सर, वो भी सर दो साथ साथ दे दिए, ये तो धोखा हो गया। नो एरर के लेवल तक पहुँचने के लिए भैया थोड़ा समय लगता है। जब आप अच्छा खासा समय चैप्टर वाइज और मिसलिनियस को दे चुके होते हो तब नो एरर का लेवल आपका बनता है। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पाए तो डिमोरलाइज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, पढ़ के भी अगर ये तुम भूल गए थे तो तुम थप्पड़ के अधिकार हो, बढ़िया खींच के लपड़ के अधिकार हो। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं हो पाया तो डिमोरलाइज होने वाली कोई बात नहीं है। चलो जी, आज के आखिरी क्वेश्चन पर आ जाइए। इजी सा क्वेश्चन है, कर दो। सर टेल की जगह टीच क्यों नहीं आएगा? टीच भी ठीक है, टीच लगा दो, आस्क लगा दो, टेल लगा दो, सारी ठीक है यार। पेपर में नंबर हमें मिलते हैं गलत को काट के सही करने के, एक सही को काट के दूसरा सही लिखने के नंबर नहीं मिलते पेपर में, ठीक है। टेल भी ठीक है, टीच भी ठीक है, आस्क भी ठीक है। हाँ जी, अब आपको पता है ओल्ड, ओ की आवाज है, वोवल साउंड है, तो यहाँ पे ए तो आएगा नहीं। अ ओल्ड यूनिफॉर्म, गलत हो गया। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल यूज होना चाहिए था, नहीं लिख रखा, गलत हो गया। दिस इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी। अब थिंग का थिंग्स फिर से सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो ये करना पड़ेगा। ये एक ओल्ड यूनिफॉर्म है, ये एक ओल्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन मेरे लिए मेमोरेबल चीज़ है। ठीक है जी, कल अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और 40 क्वेश्चन करके ही क्लास, मतलब कल का मतलब एक दिन छोड़ के, यानी आज मंडे है तो वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को जो क्लास होगी उसके अंदर अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे और 40 क्वेश्चन से पहले क्लास खत्म नहीं होगी। थोड़ी आप भी स्पीड बढ़ाना, थोड़ी मैं भी स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब लास्ट के 5 मिनट में फिर से आपको टाइम दे देता हूं, आपको कोई क्लास से रिलेवेंट कुछ रिलेवेंट बात अगर आपको लगता है करनी है तो कर लीजिए। बुक की प्रॉब्लम सुलझा दीजिए। बुक का भैया नेक्स्ट लॉट प्रिंटिंग के लिए गया हुआ है। सबसे पहले तो आप सबका जो क्लास नोट्स अपने लॉन्च हुए उसको इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। पहले 10,000 कॉपी अमेजोन पे डाली, 2 दिन में सोल्ड आउट हो गई। फिर 10,000 कॉपी फ्लिपकार्ट पे डाली, 3 दिन में सोल्ड आउट हो गई। अब 10,000 कॉपी और छपने गई हुई हैं, ठीक है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो फिर से फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है।
मॉक टेस्ट कहाँ पर देना है बच्चे? अभी पहले तो मिसलीनियस सवाल चलेंगे ना, मिसलीनियस एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट चलेंगे। जब मॉक टेस्ट आने होंगे तब बता दूंगा मैं, पहले ये चलेगा। आर्टिकल वाले क्वेश्चन में डाउट है 11-12। 11-12 क्वेश्चन के अंदर तो कोई डाउट मतलब आर्टिकल चैप्टर है ही नहीं भाई। स्पीड इंक्रीज करिए सर, बता तो दिया यार, नेक्स्ट क्लास से हो जाएगी। कितनी बार अपने आप बोलने के बाद भी फिर वही बात। फर्स्ट क्लास से ही पेमेंट वर्दी फील हो रही है। यही कोशिश है बच्चे कि नेक्स्ट 3 महीने 3.5 महीने जब तक ये बैच चलेगा, आपकी फीस का एक एक रुपया और आपका एक एक मिनट आपको वर्थ इट फील हो। मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है तो मैं क्या करूं? तो फिर बाद में देख लियो भाई, प्रैक्टिस बैच ले तो लिया तने, फिर इसको रिकॉर्डेड देख लियो, पहले कोर्स कर ले अपना। 80% कोर्स तो कम से कम होना चाहिए, तभी बात बनेगी। पीसी में कोर्स शो नहीं हो रहा, गलत आईडी से लॉगिन कर रहे हो इसलिए शो नहीं हो रहा। फ़ोन में जाके सेटिंग्स में जाके फ़ोन नंबर देखो आपका क्या है, सेम फ़ोन नंबर से लॉगिन करोगे तो ज़रूर शो होगा। वहाँ पे माइक परचेज्ड में मत देखना, पेड कोर्सेज में जाके देखना, वो कोर्स पे आपको बाय नाउ की जगह व्यू दिख रहा होगा। हाँ जी, लॉट्स ऑफ हो सकता है, लॉट ऑफ भी यूज़ करते हैं, लॉट्स ऑफ भी यूज़ करते हैं। एडवेंचर के साथ एन आर्टिकल क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लूरल है, एडवेंचर स्टोरीज प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए एन आर्टिकल कैसे आ सकता है? अ बॉयज़ थोड़ी लिख सकते हो भाई, प्लूरल है तो ए एन आर्टिकल कैसे आ सकता है, सोचो। रंजीत, क्या नंबर नहीं मिलेगा? मेरे भाई जो मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है जो डाउट्स के लिए होता है, बेसिकली वो फाउंडेशन बैच के लिए। ये बैच जब मैंने लॉन्च किया, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस आप लोगों को नहीं किया था। जो बैच के अनाउंसमेंट वीडियो में साफ साफ प्रॉमिस किया जाता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, एक एक चीज़ जो जो उसमें अनाउंस थी, 1% भी उससे कम नहीं मिलेगा। लेकिन भैया, अब शायद आपको मेरी बात थोड़ी रूड लगे, आपको मैं बिजनेसमैन लगूं सर, आप भी औरों की तरह निकले हैं, जो भी आपको सोचना है आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। लेकिन 799 के अंदर पर्सनल डाउट नंबर देना, जिस पे रोज की 4-5 घंटे दिहाड़ी करता हूं मैं, हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, वो पॉसिबल नहीं है। सच बता रहा हूँ, जितना मेरा उस पर समय जाता है, जितने गले के एफर्ट जाते हैं, जिसकी वजह से मैं कोई बैच लॉन्च नहीं कर पाता हूँ, ओनली एंड ओनली पर्सनल व्हाट्सएप नंबर की फीस होनी चाहिए, कम से कम 1,000 रुपये साल की। आप किसी का 50,000 का भी कोर्स ले लो, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, 50,000 का कोर्स ले लो, आपको कोई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दे जिसपे वो डाउट बताता हो तो मुझे बता देना। तो ऐसी इच्छाएं मत रखो यार, मैं अपनी तरफ से कंटेंट बेस्ट से बेस्ट देने की पूरी पूरी ट्राई करूंगा, लेकिन इच्छाएं थोड़ी रियलिस्टिक रखो। मेरे हर बार 35 से 40 नंबर आते हैं, 45 कैसे आएंगे? 45 बच्चे उस दिन आएंगे जिस दिन आपका ग्रामर का पूरा कोर्स खत्म हो गया, आपने चैप्टर वाइज सवाल लगा लिए, हर चैप्टर के 100, 2-3 बार नोट्स रिवाइज हो गए, 2-3 बार क्वेश्चंस रिवाइज हो गए, ग्रामर खत्म। पिछले कम से कम 3-4-5 साल की आपने वो कैब कर ली हो, 2023 की, 22 की, 21 की, 20 की, 19 की, और 3 से 4 महीने रीडिंग करके आपने पिछले प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट पैराजंबल पैसेज ये सब लगाए हों। उसके बाद आपने कम से कम 100 प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कर लिए हों। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका एवरेज स्कोर 42 के आसपास आने लग जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं मेरे इतने ही आते, इतने ही आते, इतने ही आते, लेकिन अगर मैं उनसे पलट के पूछ लूं, क्या आपने ग्रामर पूरी प्लस प्रैक्टिस कर ली? क्या आपने पिछले 5 साल की वोकैब याद कर ली? 4 महीने रीडिंग करके क्लोज टेस्ट पैराजंबल सॉल्व किए पिछले 3 साल के? क्या आपने 100 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व लगा लिए हैं? नहीं सर। जब तक ये काम नहीं होंगे तब तक आपका स्कोर 40+ नहीं जाएगा। 23 में हैज़ बीन गलत है ना? 23 में हैज़ बीन साइंड क्यों गलत है बच्चे?
बहुत सारी मीटिंग्स और नेगोशिएशन के बाद एक डील साइन हो चुकी है इनके बीच में। हैज़ बीन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज साइंड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैज़ बीन साइंड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के अलग अलग मीनिंग है। डील साइन हुई थी, वॉज साइंड। डील साइन हो चुकी है, हैज़ बीन साइंड। 22 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। वो इंतज़ार करी थी एक अपॉर्चुनिटी का। क्या करने की अपॉर्चुनिटी का? एक बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी को जब डिफाइन करते हो किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, वो काम आगे होता है। और जो आगे होने वाले काम होते हैं एडवांस वर्ब का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली जो बच्चे इसको पूछ रहे हैं ना बार बार, इसका आपने एडवांस वर्ब नहीं पढ़ा है। इन्फिनेटिव वर्सेस जेरेंड का ये कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी के आप सेंटेंस सोचो, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। अपॉर्चुनिटी के बाद आप देखोगे इन्फिनेटिव आ रहे होते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। एडवांस वर्ब नहीं पढ़ा आपने, रीडिंग वीडिंग कमजोर है, इसलिए बच्चे इस सवाल में दिक्कत हो रही है आपको। 19 नंबर में अबाउट आना जरूरी है। 19 नंबर में यू नीड नॉट ब्रैग इट। इस चीज के बारे में ब्रैग करने की जरूरत नहीं है। इट कैसे कनेक्ट करोगे? ब्रैग इट, इस चीज के बारे में ब्रैग करेगा ना वो। चलो जी, अब अच्छा एक चीज तो भूल ही गया, अपना मार्क्स तो कमेंट करके बताओ जल्दी से, 25 में से कितने आए? वो तो मैं भूल ही गया यार, जैसे ही सारे क्वेश्चन खत्म हुए तभी बोलना चाहिए था। अगर किसी को आपसे बात करनी बहुत जरूरी हो, बच्चे बात तो मेरे से सभी करना चाहते हैं, है ना, सबको ऐसा लगता है सर बस 2 मिनट बात कर लो सर। अगर आपका कोई रिलेवेंट कंसर्न है तो एक ही मैसेज में टाइप करके जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है ना, इस पे व्हाट्सएप कर देना, ये स्टाफ का नंबर है, अगर आपकी बात रिलेवेंट होगी तो वो ज़रूर मेरे तक पहुंचा देंगे। ठीक है, लेकिन इस पे वो वाला कार्यक्रम मत शुरू कर देना, सर मेरे क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते, इसके लिए क्या करूं? प्लीज़ ये मैसेज अमन सर को भेज दें। सर मेरे से पैरा जंबल नहीं होते, इसके लिए क्या करूं? प्लीज़ ये मैसेज अमन सर को भेज दें। बहुत स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, दुनिया जान का गला फाड़ फाड़ के, उनको देख लो, सब बता रखा उसमें। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही रिलेवेंट बात हो, यूट्यूब पे कभी डिस्कस नहीं हुई है, स्ट्रेटजी वगैरह ये सब जो बढ़ा चुके उससे बिल्कुल हटके बात है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप अपना कर देना। स्टाफ अगर रिलेवेंट बात होगी तो स्टाफ मेरे तक भेज देगा आपकी बात। हाँ ध्रुव गुप्ता, पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। 3 महीने जान लगा दोगे तो 120 से 150 तक जाना पॉसिबल है। प्री आपका क्वालिफाइंग है, फिर मेंस के टाइम दोबारा जान लगाओगे तो 4600 ग्रेड पे लेना पॉसिबल है। चलो जी, आज की क्लास अपनी यहीं वाइंड अप करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को। ठीक है, थोड़ी सी उस दिन आप भी मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, क्लास थोड़ी सी तेज चलेगी। ठीक, वेडनेसडे को अब अपन मिलेंगे, और टेंशन मत लो, जब ये मिसलिनियस की क्लास खत्म होंगी तब मॉक टेस्ट शुरू होंगे, तब वो वाला काम शुरू होगा। पिछले दिन पैनल पे मॉक टेस्ट डलना, अगले दिन डिस्कस होना, वो भी शुरू होगा। पहले कुछ क्लासेस इसकी लगाएंगे अपन, मिसलिनियस एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक, आज के लिए गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वाकई में क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी इस बैच के बारे में बता सकते हो कि भैया हाँ वर्थ इट है। ठीक, आज के लिए गुड नाइट।